हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता है उसके नगर नियोजन के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा कर ली है, ठीक है। और हमने नगर नियोजन को जो है वो बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, ठीक है। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि ये लोग इस प्रकार का सामाजिक जीवन जीते थे, ठीक है। तो यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें, ठीक है, तो एक जो समाज होता है वह, ठीक है, वह अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए कुछ नियम बनाता है या कुछ तरीके अपनाता है, ठीक है। तो उसी सामाजिक जीवन की हमें चर्चा करनी है, ठीक है। हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में हम किस किस पहलू को पढ़ेंगे और किस किस पहलू के द्वारा सामाजिक जीवन को समझेंगे। देखिए, सामाजिक जीवन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सामाजिक वर्गीकरण, कि आखिर इनका जो समाज था वह कितने वर्गों में विभाजित था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि इनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार था, संयुक्त परिवार था, एकल परिवार था, ये सभी हम समझेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनकी हम वेशभूषा के बारे में देखेंगे कि लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके खान पान की चर्चा करेंगे, ठीक है। और खान पान में ये लोग किस प्रकार के भोजन का उपयोग करते थे, ये सभी हम चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग मनोरंजन के साधन का उपयोग मतलब समझेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे यह मनोरंजन के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो सामाजिक पहलू के अंतर्गत हमें इतने भाग पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक एक भाग को स्पष्ट रूप से समझते हैं कि आखिर कैसा इनका सामाजिक जीवन था, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक जीवन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सामाजिक, यहाँ पर जीवन लिख गया है, यहाँ पर लिखना था वर्गीकरण। सामाजिक यहाँ पर लिखना था वर्गीकरण। तो यदि हम वर्गीकरण की बात करें तो इनका जो समाज था वह मुख्य 3 वर्गों में विभाजित था, ठीक है। 3 वर्गों में विभाजित था। वह वर्ग कौन कौन से थे? तो देखिए, पहला जो वर्ग था उसका नाम था सामाजिक, पहला जो वर्ग था वह था विशिष्ट वर्ग। क्या था? विशिष्ट वर्ग, ठीक है। दूसरा जो वर्ग था वह था मध्यम वर्ग। और तीसरा जो वर्ग था वह था आपका निम्न वर्ग। यदि हम विशिष्ट वर्ग की बात करें तो विशिष्ट वर्ग में आते थे आपके 2 वर्ग। कौन कौन से? विशिष्ट वर्ग में आते थे आपके 2 वर्ग, वो थे, एक तो था प्रशासनिक वर्ग और एक था पुरोहित वर्ग। मतलब जो धार्मिक कार्य करते थे वो थे पुरोहित वर्ग, और जो प्रशासन में सहायता करते थे, देश या शहर का संचालन करते थे, वो प्रशासनिक वर्ग में आते थे, ठीक है। और ये जो दोनों वर्ग थे यह पश्चिमी टीले में रहते थे। यह मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, पश्चिमी टीला या दुर्ग या गढ़ी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मध्यम वर्ग में आते थे आपके किसान। क्या आते थे? किसान, व्यापारी, शिल्पकार, ठीक है, कारीगर, और चिकित्सक यानी डॉक्टर। तो ये आते थे आपके मध्यम वर्ग में, ठीक है। और यदि हम निम्न वर्ग की बात करें तो निम्न वर्ग में आते थे आपके मजदूर, दास और श्रमिक। ये आते थे आपके निम्न वर्ग में, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो
सिंधु सभ्यता थी। इसमें अगर हम प्रजाति की बात करें कि किस किस प्रजाति के लोग पाए जाते थे, ठीक है, तो यदि हम प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से या हम कहें सबसे ज्यादा जो लोग पाए जाते थे वह पाए जाते थे भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय या भूमध्य सागरीय, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर इसके अलावा भूमध्य रेखीय के अलावा मंगोलाइड भी पाए जाते थे, अल्पाइन भी पाए जाते थे, ठीक है, और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग भी पाए जाते थे। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, देखिए ये सभी जो हैं ये मानव की प्रजातियां हैं, ठीक है, इनमें थोड़ी थोड़ी अंतर होता है और ये सभी मानव की प्रजाति हैं, ठीक है। यदि हम जैसे भूमध्य रेखीय सागरीय की बात करें तो इनके जो भूमध्य सागरीय होते हैं इनका रंग काला होता है, ठीक है, और जो नाक होती है इनकी जो बहुत ही चपटी होती है, ठीक है, ओंठ बहुत ही फैले होते हैं, ठीक है। अगर हम मंगोलाइड की बात करें तो ये छोटे होते हैं कद के, आंख इनकी बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, ठीक है, और यह मतलब जैसे अगर आप देखें तो इनकी आंखें जो बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, ठीक है, और इनकी मतलब कद बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मतलब मानव की प्रजाति हैं जो अलग अलग रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक वर्ग है योद्धा वर्ग। इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि योद्धा वर्ग था और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि योद्धा वर्ग नहीं था, ठीक है। इन्होंने माना है कि योद्धा वर्ग बेसिकली नहीं था, लेकिन अगर होगा भी तो यह जो है वो कर वसूलने के लिए इन्होंने रखा होगा। क्या? कर वसूलने के लिए, जैसे नगर से कर वसूलना है आपको, ठीक है, तो इस कर को वसूलने के लिए इन्होंने योद्धा वर्ग को रखा होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अब हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन कि इनका आखिर पारिवारिक जीवन कैसा था, ठीक है। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो पारिवारिक जीवन में समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, क्या? समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी आपकी परिवार, ठीक है, वो थी क्या आपकी? वो थी आपकी परिवार, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी और आप सभी जानते हैं कि नगरों में संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते हैं। आपने कहीं देखा है कि नगरों में 20-20, 25-25 लोगों के परिवार हैं, ठीक है, नहीं, नगरों में एकल परिवार पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे परिवार। तो यहां पर भी संभवतः एकल परिवार पाए जाते होंगे, ठीक है, कैसे? एकल परिवार, ठीक है। और यदि हम बात करें तो इनका जो समाज था वह मतलब मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब जो घर की सबसे वयोवृद्ध महिला होगी उसकी ही सभी लोग बात मानेंगे, ठीक है। और यदि हम इसके विपरीत बात करें तो वैदिक समाज जो आ जाएगा वो आपका पितृ सत्तात्मक आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो समाज था वह कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मात्र सत्तात्मक समाज था। और यह हमने अनुमान कैसे लगाया? तो यह अनुमान हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मात्र देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। क्या? मात्र देवी की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस समय सती प्रथा का प्रचलन लगभग नहीं था। सती प्रथा जो थी वो प्रचलन में नहीं थी, लेकिन एक स्थान पर युग्म समाधियां प्राप्त हुई है, मतलब कि उसी जगह पर नर को दफना दिया गया है और उसी जगह पर मादा को दफना दिया गया है। क्या? नर और मादा को एक साथ, ठीक है।
तो इतिहासकारों ने माना है कि शायद उस समय मतलब नर और मादा की जो मृत्यु है वो किसी कारणवश एक साथ हो गई होगी, इस कारण से इनको एक साथ दफना दिया गया होगा। ठीक है, तो सभी इतिहासकार मानते हैं कि संभवतः इस काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखें, तो आगे अब हम देख लेते हैं कि इनकी वेशभूषा कैसी थी। ठीक है, किस प्रकार के ये लोग वस्त्र प्रयोग करते थे। तो यदि हम वेशभूषा में देखें तो ये लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र, तो ये अब हमें पता कैसे चला कि ये लोग ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो देखिए, जो मोहनजोदड़ो नगर है वहां से धागे प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो नगर से सूती वस्त्र के धागे प्राप्त हुए हैं। कहां से? मोहनजोदड़ो से। और यदि हम ऊन की बात करें तो हड़प्पा जो नगर है आपका, हड़प्पा, वहां से ऊन को बुनने वाली सिलाई प्राप्त हुई है। जैसे आपने अगर आपने मम्मी या किसी को भी स्वेटर बुनते देखा होगा तो देखा होगा कि वो दो सिलाई रहती हैं, उनसे वो स्वेटर बनती हैं। तो वही जो सिलाई है वो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर मतलब ये लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग, यदि हम बात करें तो रंगीन कपड़े का प्रयोग करते थे। रंगीन मतलब रंगे हुए, रंगीन कपड़े का प्रयोग करते थे। इसकी जानकारी अब कैसे हमें प्राप्त होती है? तो देखिए, जो इसकी समकालीन सभ्यता है जिसका नाम है क्या? सुमेरियन सभ्यता, जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। तो इसकी जो समकालीन सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, वहां से एक रंगीन कपड़ा प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? रंगीन कपड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इस कपड़े पर हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर लगी हुई है। क्या? हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर लगी है। ठीक है, मोहर लगी हुई है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर लगी हुई है और यह जो मोहर है वो एक श्रृंगी पशु की मोहर है। एक श्रृंगी पशु मतलब एक सींग वाले पशु की मोहर है। अभी जब मैं आपको मोहरें पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो उसमें मैं दिखाऊंगा कि पशुपति की मोहर कैसी है। ठीक है, एक श्रृंगी पशु की मोहर कैसी है, तो वहां पर आपको और अच्छे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो ये लोग मतलब जो है ये लोग कढ़ाईदार वस्त्रों का भी उपयोग करते थे और कढ़ाईदार जो वस्त्र हैं मतलब वस्त्रों पर कढ़ाई का भी प्रयोग करते हैं, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो से ही एक दाढ़ी वाले पुजारी की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फैक्चुअल रूप में कुछ भी पूछ सकते हैं आपके कि दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं उनकी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, ऊन ऊन को सिलने के लिए सिलाई कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, और सूती वस्त्र के धागे कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि ऊनी और सूती, ये सभी ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि इनका खान पान कैसा था। ठीक है, तो खान पान के अंतर्गत यदि हम बात करें तो ये दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। ठीक है, यदि हम शाकाहारी भोजन की बात करें तो शाकाहारी भोजन के अंतर्गत यह गेहूं, जौ, मटर, ठीक है,
मटर का प्रयोग करते थे। और चावल के प्रयोग में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चावल का प्रयोग करते थे और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग चावल का प्रयोग नहीं करते थे। जैसे यदि हम बात करें तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। इनका मानना है कि ये लोग चावल का प्रयोग करते थे, ठीक है, चावल का प्रयोग करते थे। इन्होंने यह क्यों माना है? तो इन्होंने कहा है कि जो लोथल नगर था वहां से चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो रंगपुर नगर था, ठीक है, एक रंगपुर शहर था हड़प्पा सभ्यता का, तो यहां से चावल की भूसी प्राप्त हुई है। क्या? चावल की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इनका मानना है कि लोग चावल का प्रयोग करते थे, लेकिन जो इतिहासकार ये नहीं मानते हैं कि ये लोग चावल का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने यह तर्क दिया कि चूंकि लोथल जो था वो यह इस सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, और ये लोग हो सकता है कि चावल किसी दूसरी सभ्यता से मंगाते हों, ठीक है, और किसी मतलब मान लीजिए कि चावल को ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंगाते हों और चीन की सभ्यता को निर्यात करते हों, ठीक है। तो इस कारण से कुछ दाने चावल के यहाँ गिर गए होंगे, लेकिन ये लोग चावल का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। तो इस चावल के प्रयोग के बारे में मतभेद है, ठीक है। मांसाहारी भोजन की यदि हम बात करें तो ये लोग वही सब जैसे घड़ियाल, बकरा, बकरी, भेड़ आदि का मांस ये लोग खाते थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो है वो है मनोरंजन के साधन। ये लोग अपना जो मनोरंजन है वो किस प्रकार से करते थे, ठीक है। तो यदि हम मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार खेलना, शिकार खेलना, पशुओं को आपस में लड़ाना, ठीक है, पशुओं को आपस में लड़ाना, लड़ाना, मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पकड़ना, और जैसे चौपट या चौसर खेलना, ठीक है, चौपट या चौसर खेलना, ठीक है। इसकी हमें जानकारी कहां से प्राप्त हुई कि चौपट और चौसर ये लोग खेलते हैं। तो देखिए जो हाथी दांत होते हैं, क्या होते हैं? हाथी दांत, उससे बने जो पासा है, मतलब जो पासा होते हैं, ठीक है, वो हमें लोथल नगर से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल नगर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग शतरंज का भी उपयोग करते थे, ठीक है, मनोरंजन के साधन के रूप में, ठीक है। तो यह हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग चौपट या चौसर भी खेलते थे, ठीक है, और ये सभी लोग इस प्रकार के मनोरंजन का साधन उपयोग करते थे अपना मनोरंजन करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा जो सामाजिक जीवन है हड़प्पा सभ्यता का वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके आगे जो है वो हम धार्मिक जीवन को बहुत ही ज्यादा विस्तार से समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन किस प्रकार था, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड्सअप ग्रुप, ठीक है, फेसबुक ग्रुप सभी में शेयर कीजिए, जिससे यह जो जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप मतलब इस जो लेक्चर है इसके नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा चैनल है स्टडी विद गणेश, तो इसको जाकर यहाँ पर जाइए और डाउनलोड
कीजिए इन नोट्स को पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और साथ ही साथ स्टडी विद गणेश के साथ जरूर पढ़ते चलिए। जय हिंद, जय भारत।